क्या आपको स्कीम्स और पॉलिसीज़ याद करने में दिक्कत आती है? क्या आपको ये नहीं पता कि किस तरीके से उसे पढ़ा जाए, कैसे कैटेगराइज़ेशन हो, क्या मतलब एक फॉर्मेट हो, क्या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है जिसमें हमें ये याद करें? बिकॉज़ ये हमेशा करंट अफेयर के पार्ट में या फिर जीके के पार्ट ले लो, हमेशा आपके यूजीसी नेट के एग्ज़ामिनेशन में आता ही आता है। अब सिर्फ़ मैं पॉलिटिकल साइंस की बात नहीं कर रही, पॉलिटिकल साइंस में एक्सप्लिसिटली बोल रखा है कि भई हाउसिंग, हेल्थ, ठीक है? उसके बाद एजुकेशन से भी पूछा जाता है, उसके बाद हो गया ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है? ये सबसे फूड सिक्योरिटी, ये सबसे रिलेटेड स्कीम्स आपको आएगी और 3-4 स्कीम तो उन्होंने खुद आपको लिस्ट बना के दे रखी है कि भाई ये तो करके ही आपको आनी है। बट इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस नहीं है, लेकिन आपका करंट अफेयर के रूप में आपका स्कीम्स और पॉलिसी पूछी जाती है, स्पेशली अगर वो अभी 2-3 साल पुरानी हो। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है और क्यों? क्योंकि मैं ये एक कंप्लीट कंपाइलेशन लेके आई हूँ स्कीम्स और पॉलिसी का, जिसमें मैं सारे करंट अफेयर से रिलेटेड स्कीम कवर करूँगी, लेकिन साथ ही साथ जीके वाला पार्ट भी कवर करूँगी। तो ये वाली वीडियो आप कभी भी देख रहे हो, हमेशा आपके लिए रेलेवेंट रहेगी ही रहेगी। तो सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत कर लेती हूँ अपने चैनल डिस्कवर स्टडी में। मैं हूँ प्रीति बोरा, आपकी पॉलिटिकल साइंस मेंटर एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक यूजीसी नेट मेंटर। अगर आपको कोई भी दुःख, दर्द, पीड़ा है, तो उससे बचने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफ़िकेशन ऑन कर लो क्योंकि मैं करा रही हूँ एक अमेज़िंग क्रैश कोर्स जिसमें मैंने आपको कल कराया था फॉरेन पॉलिसी के इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट्स। मैंने आपको मिलिट्री एक्सरसाइज़ेज़, मिलिट्री ऑपरेशन, आपके बुक्स एंड ऑथर की कंपाइलेशन, आपकी इम्पोर्टेंट कमिटीज़ की कंपाइलेशन, आपके इम्पोर्टेंट ईयर्स की कंपाइलेशन जो आपको कभी याद नहीं होते थे, वो सारी करा रखी है। साथ ही साथ मैंने मैराथन भी कराई है, ठीक है? सो इसलिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना है। वीडियो को अभी से लाइक कर लो क्योंकि अगर वीडियो को लाइक करोगे मुझे लगेगा यार मेरा काम आपको पसंद आ रहा है, प्यार मिल रहा है, तो मैं और वीडियोज़ लेके आऊँगी और उसके लिए आपकी जर्नी क्या होगी और अच्छी हो जाएगी और स्मूथ हो जाएगी, ठीक है? मक्खन की तरह एकदम। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर लेना, कोई भी दुःख, दर्द, पीड़ा कुछ भी है तो कमेंट में मेरे को लिख के भेजो, ठीक है? सॉल्यूशन मिल जाएगा और अगर ऑल यूनिट नोट्स चाहिए तो डिस्कवर स्टडी की ऐप में जाइए, वहां पे ऑल यूनिट नोट्स परचेज कर लीजिए। साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो फ्री पॉलिटिकल साइंस कोर्स है जिसमें मैंने डिटेल लेक्चर दे रखे हैं क्योंकि मुझे पता है कि यूजीसी की नजर ना आपकी एनालिसिस पे है। तो एनालिसिस तभी अच्छी होगी जब आपको अच्छा कंटेंट मिल पाएगा और अच्छा कंटेंट फ्री में अगर आप चाहिए पूरी सारी यूनिट का तो उसके लिए आपको ये प्लेलिस्ट तो एक्सप्लोर करनी ही पड़ेगी। साथ ही साथ अभी एग्जाम पास है तो हमने इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज भी करा रखी है, वन लाइनर क्वेश्चन करा रखे हैं, फैक्ट करा रखे हैं जो आपको याद नहीं होते वो भी देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सबसे पुरानी और सबसे इम्पोर्टेंट स्कीम दैट इज एमजी नरेगा, ठीक है? तो ये लेक्चर थोड़ा बड़ा रहने वाला है क्योंकि इसमें मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कवर करने वाली हूँ और भी जितनी भी चीजें हैं वो कवर करने वाली हूँ, ठीक है? सो एमजी नरेगा की मैं बात करूँ तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो सब जैसा ही कि इसमें नाम में ही है कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट है। कैसी एम्प्लॉयमेंट? अर्बन एरियाज के लिए नहीं है, रूरल एरियाज के लिए है एंड गारंटी कि भाई हम तो गारंटी दे रहे हैं, तो गारंटी बेस्ड है इसका, ठीक है ना? सो ये आई थी स्कीम 2005 में और कॉन्टिन्यूअसली आपके यहाँ अगर मैं बात करूँ तो ये सक्सेसफुल है, ठीक है? इसमें क्या करते हैं, इसमें बोल रखा है कि कोई भी ऐसा अनस्किल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट है तो स्किल्ड नहीं, अनस्किल्ड। अनस्किल्ड यानी कि जिसमें स्किल दिमाग वगैरह यूज ना हो रहा हो, हाथ पैर मेहनत का काम हो, मैनुअल लेबर हो, अगर ऐसा काम कर चाहिए आपको तो गवर्नमेंट आपको क्या देगी, 100 डेज का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट देगी सो दैट आप अपनी जो जीवनी है वो चला सके क्योंकि आपका राइट टू लाइफ, डिग्निफाइड लाइफ एक्चुअली ये आपका एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल नंबर 21 के अंदर। तो अब डिग्निफाइड लाइफ कैसे जियोगे, जब आपको काम मिलेगा, उससे पैसे कमाओगे तो ही तो आप एक अपने लिए आपके बेसिक नीड्स पूरी कर पाओगे। इसलिए क्या है, 100 डेज आपको गारंटी देता है कि अनस्किल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट आपको मिलेगा पर रूरल हाउस होल्ड है पर ईयर, यानी कि पर पर्सन नहीं है, पर रूरल हाउस होल्ड है, ये ध्यान रखना। अच्छा काम कैसा है? जैसे कि कुएँ खुदवाना है, सड़क सही करवानी है, इस तरीके का, ठीक है? और हर कोई अपने लिए अप्लाई करे। अच्छा ठीक है, समझ लो आपने अप्लाई किया और अब 15 दिन तक आपको कोई काम नहीं मिला, तो आपको क्या होगा, आपको गवर्नमेंट बाध्य हो जाएगी क्योंकि गारंटी दे रहे हैं ना कि काम देंगे। अब काम नहीं दे पा रहे तो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी जो भत्ता होता है ना, अलाउंसेस वो देंगे, अगर टाइम पे काम नहीं दिया। इसमें क्या है ना, इसमें पर्टिकुलरली लिखा हुआ है कि कोई भी बिचौलिया नहीं होगा, ठीक है? आपको काम करना है गवर्नमेंट से लोगे क्योंकि जो बिचौलिए हैं, जो मीडिएटर्स होते हैं, वहाँ पे थोड़ा मतलब थोड़ा एक तो प्रोसेस लंबी हो जाती है, करप्शन के भी चांसेस हैं और ये चाहते थे कि जो लोग हैं उनको प्रॉपर आपका एम्प्लॉयमेंट मिले।
तो वुमेन पार्टिसिपेशन उन्होंने बोला कि 50% के अराउंड, यानी कि 1/3 तो पक्का ही कर दिया था कि 50%, लेकिन ये कोशिश करते कि 50% के अराउंड वुमेन आपका पार्टिसिपेशन हो। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे वाटर कंजर्वेशन की चीज़ें बनाना, लैंड का डेवलपमेंट, रोड, ये सब चीज़ें इसमें कवर्ड है। अब इसमें ना अब क्या चेंज आए हैं, क्योंकि मैंने स्पेसिफिकली निकाला है कि 2020 से लेकर 25 तक क्या चेंज आया है। तो अब इसमें ना क्रीमी लेयर एग्ज़ेम्पशंस जो था कि भई अच्छा आपकी एक सर्टेन लेवल की अगर इनकम होगी तो आपको नहीं मिलेगा, वो रिलैक्सेशन कर दिया है। थोड़ा मार्जिनल ग्रुप को इंक्लूड किया है। शॉर्ट टर्म स्किल इनिशिएटिव भी साथ में जोड़ दिए हैं कि चलो ठीक है, अनस्किल्ड अगर आप काम कर रहे हो तो साथ में स्किल आपका एनहांसमेंट कर लो, सो दैट आप आगे काम कर सको, ठीक है? गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी कम हो और आप एक अच्छी जीवनी जी सको। जैसे कि जल जीवन मिशन है, उसमें चीज़ें बनानी पड़ती है, वाटर कंज़र्वेशन की चीज़ें बनानी पड़ती है, तो इन दोनों को लिंक कर दिया। वैसे ही आपका स्वच्छ भारत मिशन के साथ लिंकेजेस कर ली कि घर सही बनाना है, टॉयलेट्स बनाने हैं, तो ये भी इस काम में इंक्लूड कर दिया। देन कुछ डिजिटल इनिशिएटिव स्टार्ट हुए कि ई एमजी नरेगा पोर्टल आपके पास है, मोबाइल ऐप है, तो पहले जो काम आपको जाके करना पड़ता था, अब आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, डिमांड एंट्री है, पेमेंट ट्रैकिंग है, जियो टैगिंग है। यानी कि अगर आपने काम किया है, कोई एक पर्टिकुलर आपने रोड बनाई है, तो उस रोड की फ़ोटो खींच के उसको जियो टैग कर देंगे, सो दैट ऐसा ना हो कि यार कहाँ रोड, कौन-सी रोड, ये तो नज़र ही नहीं आ रही, ऐसा ना हो। ताकि काम सही तरीके से हो, टाइम स्टैम्प्ड फ़ोटो है कि भाई इस डेट को इस टाइम पे ये चीज़ बन गई है। और एक नेशनल एमआईएस आपका डेटा डैशबोर्ड होगा, डेटा आपको रियल टाइम मॉनिटरिंग वर्क होगा, सो दैट ये गारंटी आपका सही हो सके, मॉनिटरिंग बेटर हो सके, ये नई चेंजेस है। साथ ही साथ इसमें सोशल ऑडिट ऐड कर दिया है डिजिटल प्लेटफॉर्म में कि आप ना ऑनलाइन अपलोड करोगे ऑडिटिंग रिपोर्ट, और जो सोशल ऑडिट है उसमें क्या करते हैं, हम लोग देख सकते हैं कि अच्छा यार ये जो गवर्नमेंट ने दावा किया है, हमें काम मिल रहा है और हमें इस तरीके से हमने करा था, ये इधर आ गया है, सिटीजन फीडबैक है कि नहीं। ये सब चीजें नई ऐड हुई है, तो इसके अराउंड क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हाउसिंग वाली स्कीम्स हम देख लेते हैं। तो पहली स्कीम है आपके पास प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो आपको पता है प्रधानमंत्री आवास का मतलब क्या होता है? घर। कि जिनके पास भी घर नहीं है तो एक पक्का घर आपको दे, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान आपकी बेसिक नीड है, और फंडामेंटल राइट्स को अगर हमें अच्छे से इम्प्लीमेंट कराना है तो मकान तो देना पड़ेगा, राइट? और गवर्नमेंट भी हमारी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी है, तो दैट्स वाई इतना बनता है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना 2 पार्ट में, एक तो ग्रामीण वाला अलग है, एक अर्बन वाला अलग है। क्यों अलग-अलग है? क्योंकि दोनों जगह जो घर बनने होते हैं, जो रिक्वायरमेंट्स होती है, वो कंप्लीटली डिफरेंट होती है। गाँव में कभी-कभार आप देखते हो कि हर एक लैंड पे एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल घर बनता है, लेकिन अगर मैं शहर की बात करूँ, तो शहर में ऐसा हो जाता है कि एक स्टोरी बिल्डिंग बना दी, उसमें हर किसी को थोड़े-थोड़े फ्लैट दे दिए, ठीक है? ये वाला सिस्टम है। इसलिए ये स्कीम को अलग रखा गया है कि दोनों की जो प्लानिंग स्ट्रक्चर होगा, वो डिफरेंट होगा, राइट? सो अगर मैं ग्रामीण वाली योजना की बात करूँ तो ये आपका 2016 से चल रही है, और एक टारगेट है कि 2028 तक ना हम ना हाउसिंग फॉर ऑल ऑल कर देंगे कि सबको ग्रामीण क्षेत्र में जो भी रह रहा है उसको घर मिल जाएगा। कि टारगेट है कि अप्रोक्सीमेटली ना पक्का हाउस बनाएँगे, कच्चा भी नहीं पक्का हाउस बनाएँगे 3 करोड़ रूरल पुअर के लिए। फोकस है कि सैनिटेशन, प्रॉपर प्लानिंग, इलेक्ट्रिसिटी, एलपीजी, वाटर ये सब होगा। साथ ही साथ अभी इसका डिजिटल कंपोनेंट एक चीज़ ऐड हुई है, जैसे आपका क्वेश्चन में आ सकता है कि भाई मुझे बताओ आवाज़ सॉफ्ट ये किस स्कीम से रिलेटेड है? तो आप इसके आपके पास 4 ऑप्शन दे देंगे। तो याद रखना जो आवाज़ सॉफ्ट पोर्टल है वो आपका प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से रिलेटेड है, ठीक है? इसमें आपको पता है ये सिंपल है कि 1,20,000 पर्टिकुलर पर्सन को मिलता है, वो उस मतलब किश्तों में भी मिलता है, कभी-कभार डायरेक्टली मिल जाता है कि उसमें आप अपना घर बना लो, ठीक है ना? आप खुद भी बना सकते हो उनसे लेके, और वो भी बनवा के दे सकते हैं। देन प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, ठीक है, यूज के सामने लगता है, ये 2015 से आपका चले आ रहा है। अफोर्डेबल हाउसिंग, इधर ऐसा नहीं है कि फ्री हाउसिंग है, अफोर्डेबल हाउसिंग लिखा हुआ है कि सबको अफोर्ड कर सके उतनी हाउसिंग। 1,30,000 इधर भी मिलता है। इंटरेस्ट सब्सिडी है, जैसे कि सीएलएसएस, ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी, अलग अलग कैटेगराइजेशन ऑफ फ्लैट्स में। इन सीटू स्लम रीडेवलपमेंट है कि जैसे कि एक पर्टिकुलर एरिया में स्लम बने हुए हैं, तो उधर ही इन सिटू यानी कि उधर पर्टिकुलर एरिया में ही स्लम वालों को हटा के उधर उनके लिए पक्का घर बना के उनको दोबारा रीडेवलप करा के उनको दोबारा उधर ही सेटल कराओ, सो दैट स्लम में क्या होता है, हाइजीन अच्छा नहीं होता, सैनिटेशन अच्छा नहीं होती, बहुत सारे हेल्थ हैजार्ड्स हो जाते हैं, लाइफ का स्टैंडर्ड इतना ज्यादा अच्छा नहीं होता, तो उनको एक बेटर स्टैंडर्ड दे सकें। तो सीएलएसएस ट्रैकर है और ई आवास पोर्टल है।
आवाज़ सॉफ्ट ग्रामीण वाले से रिलेटेड है और ई आवाज़ पोर्टल अर्बन वाले से रिलेटेड है, ये चीज़ ध्यान रखना। और अगर इतनी नॉलेज के बाद भी, क्योंकि मैं बहुत सारे मैं टेबल लेके आई हूँ आज, ठीक है? आपने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी तुरंत करो, ठीक है? चलिए, और हमारे पास क्या है, हाउसिंग से रिलेटेड स्कीम है अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस। देखिए, आजकल हमको पता है कि देखो रेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा जा रहा है, ठीक है? अब किसी को रेंट में जगह लेनी होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ही हो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो गाँव में बहुत ही दूर-दराज के एरिया से शहरों में आए हो प्रिपरेशन करने के लिए, या आप यूनिवर्सिटी में हो या फिर आप जॉब के लिए आप जा रहे हो, तो कभी-कभार ऐसा होता है कि आपके जो इनकम होती है उससे कहीं ज़्यादा जो पैसा है वो आपको लगता है कि यार अगर इतना देंगे तब आपको रेंट वाली प्रॉपर्टी मिलेगी। तो एक ये पीपीपी पार्टनरशिप है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बेसिस में, कि ऐसी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बनाए जहाँ पे रेंट हमारा अफोर्डेबल हो, राइट? कि अफोर्डेबल रेंटिंग हाउसिंग टू माइग्रेंट्स और अर्बन पुअर, कि जो माइग्रेट करके आए हैं या फिर जो अर्बन में पहले से पुअर हैं। सो ऑब्वियसली ये जो स्कीम है ये अर्बन एरियाज के लिए ज्यादा है, 2020 से स्टार्ट हुई है। देन गति शक्ति अर्बन प्लानिंग फ्रेमवर्क, ठीक है? ये एक तरीके से है। गति शक्ति बेसिकली किसके लिए है? गति शक्ति का मतलब क्या है कि आपकी स्पीड आए। स्पीड कैसे आएगी? जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा होलिस्टिक वे में। होलिस्टिक का मतलब क्या है कि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो आपके पास जैसे कि साइकिल वाला वे, स्कूटर वाला वे, आपके पास फोर व्हीलर, आपके पास ट्रेन, बसेस, ठीक है? अगर वाटरवेज है तो वाटरवेज, वो सब कुछ अवेलेबल हो। तो होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग इंक्लूडिंग हाउसिंग, ठीक है? हाउसिंग को इंक्लूड करके, ठीक है? ये सारा आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो। इंटीग्रेट करता है कि ट्रांसपोर्ट और हाउसिंग डेवलपमेंट साथ-साथ में हो। साथ ही साथ जहाँ पे भी आपको पता है कहीं पे भी सड़क जाती है तो वहाँ के आस-पास में बहुत सारी चीज़ें बसना शुरू हो जाती है, जैसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, दुकानें, ये सब। तो जितनी भी अर्बन ग्रोथ या फिर उसके रिलेटेड एमिनिटीज़ हैं, वो डेवलप हो जाए, तो ये उसके लिए स्कीम है, 2021 में आई है, ठीक है? और जीआई बेस्ड डिजिटल मैपिंग इसकी करेंगे। देन एक बिहार की एक्सक्लूसिव स्कीम है कि बिहार हाउसिंग स्कीम फॉर वुमेन, ठीक है? स्टेट स्कीम है ये 2025 की, कि हाउसिंग करेंगे नियर जो वुमेन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है ना, उनकी वर्क प्लेस के बहुत ही पास उनके पास रहने के ऑप्शन होने चाहिए। जैसे वुमेन हॉस्टल होते हैं, ऐसे वुमेन हाउसिंग के लिए, ताकि सेफ और एक्सेसिबल हाउसिंग मिल जाए। किसको? ऑलमोस्ट टारगेट है कि 4 लाख वर्किंग वुमेन को, सो दैट कि वुमेन का जो आपका पार्टिसिपेशन है फाइनेंशियल एंड वर्क में भी वो बढ़े, राइट? स्टेट लेवल है, बिहार की स्टेट ने किया है। आई थिंक ये हर स्टेट में भी होना चाहिए। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत। अब आपकी हेल्थ से रिलेटेड स्कीम्स आ गई। तो पहली स्कीम है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, यानी कि आरोग्य यानी कि रोग से मुक्त, जिसके साथ लग जाता है यानी कि निरोग, ठीक है ना बेसिकली। तो जन यानी कि सबके लिए क्या करना है, आरोग्य, कि कोई भी रोगी ना हो, इसके लिए एक योजना है। और कैसी है? आयुष्मान रहे क्या भारत, ठीक है? इस तरीके से आपको याद रखनी है। कब आई थी ये ध्यान रखिएगा कि कोविड-19 आया है तो 19 से जस्ट 1 साल पहले आ गई, क्योंकि हम लोग थोड़े ज़्यादा रेडी होते हैं, ठीक है? ऐसे याद कर लो उसे। 2018 में हुआ और एक्टिवली अभी ये एक्सपैंड ही हो रहा है, क्योंकि इसमें ना नए-नए कंपोनेंट्स डेली जुड़ रहे हैं। तो पहले जब ये आई थी तो इनिशियली इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि देखो 5 लाख जो एनुअल जो इंश्योरेंस है ना वो पुअर फैमिली को मिले, क्योंकि वुमेन का देखो सबसे पहले ये ध्यान रखना, ये जो स्कीम है ये सेकेंडरी और टर्शियरी ट्रीटमेंट के लिए है। अब सेकेंडरी और टर्शियरी ट्रीटमेंट होता क्या है? प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है? बुखार हो गया, खांसी हो गई, जुकाम हो गया तो डॉक्टर के पास जाए, दवाई लिखा ले। अच्छा, सेकेंडरी और टर्शियरी क्या है? अब देखो, अब आपको कॉन्स्टेंटली बुखार चले जा रहा है और आपको पता नहीं कि क्यों है, आपका पेट खराब है, आपको पता नहीं कि क्यों है, मे बी अपेंडिक्स का इश्यू हो, मे बी आपको कॉलरा हो या कुछ हो, तो अब आपको क्या होना है? अब आपको टेस्ट कराने पड़ सकते हैं, आपको एडमिट कराना हो सकता है, आपकी कोई सर्जरी, कुछ ऑपरेशन ऐसा कुछ हो सकता है। तो दीज़ आर सेकेंडरी या फिर टर्शियरी ट्रीटमेंट। अब कोई पर्सन गरीब है, वो कैसे इन सब चीज़ों का खर्चा निकाले, ठीक है? अच्छा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी थोड़ी बहुत अगर मैं बात करूँ तो थोड़ी बहुत चीज़ें फ्री हैं, लेकिन चीज़ें पैसे लगते हैं। अगर आपको हो कि यार मेरे पास एक ऐसा इंश्योरेंस होता है कि यार मेरे पास ना 5 लाख एनुअल इंश्योरेंस है, यानी कि साल का 5 लाख आपको मिल सकता है कि आपके फैमिली के लिए, तो आप ना सोचते नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट में भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, उसे भी डिक्लटर करना है, डिकंजेस्ट करना है।
तो आपके पास ऑप्शन होता है वैसे क्यों? क्योंकि ये जो मैं ये क्यों बोल रही हूँ ये स्टेटमेंट कि गवर्नमेंट में भी रहा है क्योंकि आयुष्मान भारत के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, पीपीपी वो सारे भी हैं। तो आपको गवर्नमेंट ने एक गारंटी दे दी कि भाई तू करा इलाज, ठीक है? आपकी फैमिली को हम क्या कर रहे हैं, हम सालाना 5 लाख का इंश्योरेंस दे रहे हैं कि अगर कुछ भी हो जाए तो फटाफट से आप जाके ट्रीटमेंट करा लो, सो दैट आप आगे बीमार ना पड़ो, हमें कोई ह्यूमन कैपिटल का लॉस ना हो, ठीक है? ये आपको करा देते हैं। आप फटाफट कर लो, चाहे गवर्नमेंट में करना है, प्राइवेट में करना है, कैसे भी करना है, बस आपके ना इलाज में देरी ना आए। तो इसलिए ये 5 लाख एनुअल इंश्योरेंस है पुअर फैमिलीज़ के लिए। अच्छा अगर मैं बात करूँ 5 लाख एनुअल इंश्योरेंस है तो अप्रॉक्सिमेटली ये एक फैमिली के लिए है, हर एक फैमिली के लिए 5-5 लाख, ठीक है? तो ये ओवरऑल कितने लोगों को कवर करेगा? कितने बेनिफिशियरी हैं? 10 करोड़ बेनिफिशियरी फैमिलीज़ हैं। कैशलेस आपका है, कैशलेस का मतलब क्या है? आपने एक बार बोल दिया ना कि यार ये स्कीम का ये नंबर है, तो आपको कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका ट्रांसफर हो जाएगा सेकेंडरी और टर्शियरी ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है ना? सो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भी है और एक पर्टिकुलर आपकी हेल्थ आईडी भी बनती है। देन आयुष्मान भारत जो डिजिटल मिशन है, ये कब आया? तो ये आपका जो स्कीम है, ये जो पॉलिसी है, ये इनिशिएटिव है, ये 2018 का है, लेकिन डिजिटलाइज़ेशन इसका 2021 में हुआ था। कि इंटीग्रेटेड डिजिटल इकोसिस्टम की भाई देखो अगर कैशलेस आपका ट्रांसफर करना है तो फटाफट हेल्थ आईडी है, एनडीएचएम ऐप है, उसके थ्रू हम फटाफट करा सकते हैं। ई हॉस्पिटल के थ्रू हम देख सकते हैं, डिजी लॉकर के डिजी डॉक्टर के थ्रू हम कंसल्ट कर सकते हैं। हेल्थ डेटा आपका पूरा उसमें स्टोर हो जाएगा सो दैट कि बार-बार फाइल लेके नहीं घूमना, डॉक्टर को फटाफट कंसल्ट हो सकता है। नेक्स्ट है नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन की अगर मैं बात करूँ तो अभी भी ये चल रहा है। ये पुराना वाला है 2013 से जो अभी भी चल रहा है, इसमें रूरल, अर्बन सब कवर है। नेशनल हेल्थ मिशन में जैसे कि आपका रूरल जैसे मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, एडोलेसेंस हेल्थ ये सारे कवर हो जाते हैं, ठीक है? अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, कोई बच्चा बीमार है, ठीक है? एडोलेसेंस हेल्थ है, प्यूबर्टी वगैरह है, कि कुछ अगर होता नहीं है कि आप देखते हो कि स्कूल में भी ऐसा सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम जो होता है अवेयरनेस की, अगर पीरियड पैड्स भी देने होते हैं उनको अवेयरनेस, कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में अवेयर करना होता है, एड्स वगैरह, ट्यूबरक्लोसिस पोलियो, ठीक है? इस तरीके से। तो हेल्थ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम इसके साथ पहले से ही इंटीग्रेटेड है, राइट? नेक्स्ट आता है हेल्थ का एक और आपका कंपोनेंट ई संजीवनी। ई संजीवनी का काम क्या है बेसिकली? ई संजीवनी का बेसिकली काम है कि टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन क्या होता है कि देखो अगर आप अभी बीमार हो, ठीक है? और आपकी हालत नहीं हो रही कि भाई ठीक है आप डॉक्टर के पास जाओ, बहुत ट्रैफिक है या कुछ भी चीज़ है, कोई भी रीज़न है, तो आप फटाफट से आजकल एक चीज़ क्या है कि यार ऑनलाइन आप कंसल्टेशन कर लो। तो ई संजीवनी जैसे संजीवनी बूटी हनुमान जी लेके आए थे ना जैसे मतलब लक्ष्मण जी ठीक हुए थे, तो इसलिए बोल दिया कि संजीवनी बूटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ई संजीवनी की तुरंत आपके दरवाजे पे एक फ़ोन खोला और अपना कंसल्टेशन कर दिया टेलीमेडिसिन, टेलीफ़ोन के थ्रू मेडिसिन। 2020 रिमोट कंसल्टेशन के लिए और स्पेशलिस्ट आपको मिल जाते हैं। सपोज़ कोई एक आपको प्रॉब्लम है, उसके स्पेशलिस्ट यहाँ पे नहीं है, किसी और स्टेट में है, तो आप ऑनलाइन तो जल्दी कंसल्ट कर सकते हो ना। ओपीडी टेली कंसल्टेशन है, डॉक्टर टू डॉक्टर भी आपस में कंसल्ट करके केस डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? देन जन औषधि केंद्र। जन औषधि केंद्र बेसिकली 2020 में आए थे और अब एक्सपैंड हुए जा रहे हैं। हमको पता है कि हर एक सॉल्ट, हर एक दवाई बहुत महँगी होती है। कोई-कोई दवाई ऐसी होती है कि 10-10 रुपए मैं तो बहुत कम प्राइस बोल रही हूँ, समझ लो 10 रुपए की एक गोली है। लेकिन जन औषधि केंद्र में उनको पता है कि लोग गरीब हैं, तो वो सेम गोली वो आप 50 पैसे में या 1 रुपए में मतलब अफोर्डेबल मेडिसिन आपके पास पहुँचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो मेडिसिन होती है जेनेरिक ड्रग्स होती है, ठीक है ना? मतलब इसमें आपका जो आईपीआर वाला अगर जिसको पता होगा वो जेनेरिक ड्रग को जानता होगा, ठीक है? और इसके लिए आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, कैसे? जन औषधि सुगम ऐप है आपके पास। देन कोविड जब हमारा वैक्सीनेशन हुआ था तो आपको याद होगा हम सबने रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किया था, तो वो कहाँ ऑनलाइन किया था? कोविड वैक्सीनेशन कोविन प्लेटफ़ॉर्म में COWIN ये 2021 में आया था कि ऑनलाइन ही आप कर लो, क्योंकि वैसे डॉक्टर के पास हर कोई जा-जा के नंबर लगा रहा था तो उससे और स्प्रेड होता। इसलिए डिजिटल ये ऐप आ गई थी, कोविन पोर्टल था, इसके साथ-साथ आरोग्य सेतु था, जो कि ट्रैक करता था कि आपके आस-पास कितने कोविड केसेस हैं सो दैट आप एक सुरक्षित एरिया में रहें, ठीक है? रजिस्ट्रेशन, स्लॉट बुकिंग, डिजिटल सर्टिफिकेट अभी भी वहीं से मिल जाता है। अगर जैसे कभी-कभार पहले स्टार्टिंग में था ना, अगर आपको ट्रैवल करना होता था तो भी आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होता था, तो हम उधर से ही आप डाउनलोड करते थे। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास जल जीवन मिशन कि जल ही जीवन है।
2019 में आई थी और ये बोला था कि यार 2024 तक ना हम क्या करेंगे, हर किसी को ना टैप वाटर दे देंगे, ठीक है? टैप वाटर यानी कि नलके वाला पानी। गाँव में अभी भी ऐसा होता था कि यार देखो बहुत दूर-दराज में जाके आपको पानी लाना पड़ता था। तो ये दिक्कत ना हो इसलिए आपको टैप्ड वाटर अवेलेबल कराना था और ये था कि हर एक रूलर के लिए थी, कि भाई देखो पर पर्सन पर डे 55 लीटर तो पानी लगता है। नहाना, पीना, धोना, खाना मतलब ये सब के लिए, ठीक है? तो इतना तो टारगेट हम करते हैं, विलेज लेवल प्लानिंग करेंगे और अच्छा ये ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड स्कीम्स आ गई, मैं अनाउंस करना भूल गई। जेजीएम का डैशबोर्ड है, आईएमआईएसपी है और वाटर क्वालिटी टेस्टिंग भी है। ऐसा नहीं है कि आपको बेकार पानी देंगे, अच्छा शुद्ध पानी देंगे, ठीक है? क्योंकि अच्छा पानी पियोगे तो आपका डाइजेशन अच्छा होता है, बॉडी सही रहती है, तो हेल्थ सही रहती है। बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जो वाटर बॉर्न डिजीज़ है, उसको भी टैकल करने के लिए। देन जल शक्ति अभियान है कैच द रेन। कि जल में शक्ति है, ठीक है? इसमें क्या कैच द रेन कि भाई देखो वाटर इतना सारा ऊपर से बह रहा है, एक तरफ तो पानी की कमी हो रही है, ऊपर से एक क्या बोलते हैं इन आपकी बारिश आपकी आए जा रही है, तो वाटर को कंज़र्व करो ना। 2021 में ये आया कि देखो हर एक जगह हम वाटर हार्वेस्टिंग का हम बना सकते हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूँगी ना तो तमिलनाडु में बहुत तगड़ी वाटर हार्वेस्टिंग होती है, राइट? नेक्स्ट है ड्रिंकिंग वाटर से स्वच्छ जल से सुरक्षा अभियान। कि देखो सेफ ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में, ये 2023 में करा। देखो अब देखो कितना सही तरीके से चल रहा है। 19 में बोला कि पानी भेजना है, 21 में बोला कि यार वाटर हार्वेस्टिंग करके तुम खुद भी बचा लो, 23 में बोला कि देखो यार अब जो ये पानी भेज रहे हैं ये स्वच्छ भी होना चाहिए। कि भाई देखो क्यों? क्योंकि आर्सेनिक से रिलेटेड, फ्लोराइड से रिलेटेड, ठीक है? और भी बहुत सारे केमिकल्स हैं या मिनरल्स थे जो कि ओवर होने की वजह से बहुत सारी बीमारियां हो रही थी, तो उससे बचने के लिए सो जल जीवन सुरक्षण सर्वेक्षण सर्वे ऐप है इसके साथ एसोसिएटेड। देन डिजिटल वाटर मिशन है। डिजिटल वाटर क्या है यार? ये क्या वाटर है कि डिजिटली आपको मिल रहा है, ये भी 2021 में। कि जो वाटर का डेटा है ना वो आपको ऑनलाइन अवेलेबल होना चाहिए कि कहाँ क्या सर्विस है, ये सब आपको पता होना चाहिए। वाटर का डेटे को डिजिटलाइजेशन करना और जो सप्लाई है वो ऑटोमेटेड वे में आपके पास आनी चाहिए। अच्छा यहाँ पे ये लाइन है, ये है, वो है, सो दैट आपको पता चल सके कि अच्छा यार यहाँ पे काम हो रहा है। रियल टाइम वाटर मॉनिटरिंग के लिए है ये। नेक्स्ट है हर घर जल सर्टिफिकेट। कि देखो आपको टैप वाटर मिल गया, हमें कैसे पता चलेगा? तो 2022 में ऐसा किया गया कि देखो टैप वाटर कनेक्शन अगर हर घर में आ रहा है तो कम्युनिटी उसको वैलिडेट करेगी, वो टिक करके देगी, वो टिक मार्क करके देगी कि भाई देखो ये सर्टिफिकेट है, आपके घर में पानी सही आ रहा है और ऑनलाइन उसको सर्टिफिकेशन का डैशबोर्ड भी है कि आ रहा है तो सर्टिफिकेट ले लो, सो दैट गवर्नमेंट को पता चल जाए अच्छा ये घर हो गया, वो घर हो गया, अच्छा ये वाले एरिया बचे हैं यहाँ पे कवर कर लो। ठीक है, इसलिए हर घर जल सर्टिफिकेट। नेक्स्ट फूड सिक्योरिटी स्कीम बता रही हूँ, बट अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है ना तो तुरंत करो मैं पहले तो, ठीक है? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, तो इतना तो बनता है। चलो मुझे ये भी बता दिया करो यार लेक्चर कैसा लगता है तुमको? थोड़ी तारीफ भी कर दिया करो। चलो फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड स्कीम देखते हैं। सबसे पहले तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में जो आया था, जिसके तहत ये बोला गया था कि लीगली हम आपको लीगली बोल रहे हैं कि देखो खाना तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है? लेकिन हर कोई खाना अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। तो एक काम करते हैं ना, हर एक पर्सन की तो ज़िम्मेदारी सरकार की है क्योंकि हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। तो हर एक पर्सन के बेसिस में उसे क्या होना चाहिए 5 किलोग्राम फूड ग्रेन्स मिलना चाहिए पर मंथ। कि भाई अगर मैं हूँ मुझे 5 किलो चावल ही दे दो यार तभी तो मैं खा लूँगी, ठीक है? और ऐसे करके ये गारंटी किया गया कि देखो 5 किलो राशन हर किसी पर्सन को मिलना चाहिए। ऊपर से जो राशन मिल रहा है बहुत सस्ता होना चाहिए, हाइली सब्सिडाइज़्ड होना चाहिए। जैसे चावल ₹3 किलो, आटा ₹2 किलो, ठीक है? और अगर मैं बात करूँगी पल्सेस वगैरह ये सब ये सारी चीज़ें, तो बेसिकली ₹1 किलो काइंड ऑफ इस तरीके से, ठीक है? थोड़े रेट में मैं उल्टा-सिल्टा बोल रही हूँ तो एक बार देख लेना। उसके अलावा फिर कई स्टेट्स ने अपना प्रावधान किया कि नहीं यार, ये सब क्या है, सॉल्ट भी मिलना चाहिए आयोडाइज़्ड, ठीक है? फिर कइयों ने ऐसा किया कि भाई देखो वेजिटेबल ऑयल भी मिलना चाहिए, बिना तेल के कैसे खाना बनाओगे? फिर कई स्टेट्स में ऐसा है कि यार प्रोटीन वाली चीज़ें जैसे है कि दाल वगैरह वो मतलब जो कोर्स ग्रेन है वो ₹1 किलो है, ठीक है? लेकिन दालें मिलनी चाहिए आपको, ये सब चीज़ें हर एक स्टेट वाइज़ अलग-अलग है। लेकिन रोटी, आपका चावल और कोर्स मोटा अनाज जो है, वो तो हर किसी को मिलना चाहिए 5 किलो, ये प्रावधान ऑल ओवर इंडिया सेम है। तो राशन कार्ड के बेसिस में है, पहले क्या होता था
पहले होता था कि अगर आप बिहार से हो तो आप बिहार में ही राशन ले सकते हो। अरे यार वो बिहार से हैं, अब वो माइग्रेट होके दिल्ली में आए हैं काम करने के लिए, बेटर अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए, तो आप तो वो कमा रहे हैं और इतना कोई ज़्यादा कमा नहीं रहे जो अगर मैं मज़दूरों की बात करूँ तो इतना कोई कमाता नहीं है, उनकी सैलरी इतनी थोड़ी ना होती है। ऊपर से इतनी मेहनत करनी होती है, उसके लिए तो खाना चाहिए। अब आपने क्या कर रखा था कि पहले कि वो बिहार से ही राशन ले सकते हैं, ये सस्ता वाला। यहाँ से लेना है तो वही चावल अगर वो खाएँगे तो समझ लो प ₹20 किलो अप्रॉक्सिमेटली। तो उनका खाने का जो अब एक उनको रेंट भी देना है, और भी चीज़ें हैं, अब इतना सारा खर्चा हो जाएगा तो क्या फ़ायदा? इसलिए नया चीज़ की गई कि वन नेशन वन राशन कार्ड, कि यार अगर एक ही कंट्री में रह रहे हो तो एक ही राशन कार्ड यूज़ करो ना। लेकिन इसमें भी लिमिट लगा दी कि देखो ये जो मज़दूर आए ये सारा खुद ही राशन ना खा जाए, अपनी फैमिली को ना दे, ठीक है? तो 50% आप अपनी स्टेट के बाहर आप कर सकते हो। जैसे समझ लो 50% आप राशन क्लेम बिहार में कर लो, 50% आप राशन क्लेम दिल्ली में कर लो। इस तरीके का ये प्रावधान है, ये ध्यान रखना। देन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, कि देखो यार अब ये तो गरीबों के लिए था जो नेशनल फूड सिक्योरिटी। अब कुछ लोग हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब है, तो 2020 से अब इन्होंने शुरू किया कि देखो 2020 से ये वाली स्कीम शुरू की और 2028 तक इनका टारगेट है कि यार थोड़ा और दे देते हैं। और कितना दे देते हैं, समझ लो 5 लोगों की फैमिली है तो पहले कितना मिलता एनएफएसए से 25 किलो, ठीक है? 5 लोगों के हिसाब से। इसमें बोल दिया कि यार 35 किलो दे दो ना यार, थोड़ा एडिशनल फूड सपोर्ट दे दो, ठीक है? ताकि पर पर्सन कर सके, वो काम कर लें, 5 किलो राइस या व्हीट ले लें, 1 किलो दालें ले लें, इस तरीके से और इस तरीके से इंटीग्रेट कर दिया गया एनएफएसए के साथ। देन वन नेशन वन रेशन कार्ड आपको अगर मैं बताऊँ तो 2020-21 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है? अब पर्टिकुलरली ये यूज़ हो रहा है। ये इसका मैंने मेरा राशन ऐप के थ्रू ये वर्क करता है, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने पहले ही दे दिया है, ठीक है? नेक्स्ट हो जाता है फूड सिक्योरिटी में पीओएस 3.0 डिजिटल रेशन शॉप्स। अब क्या है कि पीडीएस जो शॉप होती है, अब वहाँ पे फ्रॉड वगैरह बहुत होते थे कि पैसे अगर आप दे रहे हो तो वो पैसे आपसे ज़्यादा ले सकते थे, कम ले सकते थे। अब उन्होंने बोला कि देखो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा, रियल टाइम इन्वेंटरी बनेगी और आपका पूरा स्कैन वगैरह होने के बाद आप ऑनलाइन दोगे पैसे, ताकि सीधा जहाँ पे जाना है उधर जाए, उसके अलावा बीच में कहीं इधर-उधर पैसे गायब ना हो, राइट? नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ फूड सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ़ आपका बाहर से खाने का सिक्योरिटी। अब जो बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे तो उनको पढ़ाने का भी बहुत अच्छा तरीका है कि गवर्नमेंट ने बोल दिया कि तुम्हें इतना-इतना राशन मिलेगा। लेकिन अगर तुम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हो तो उनको मिड डे मील्स भी मिलेगा। यानी कि वो ही दोनों में चॉइस नहीं है, भी है, यानी कि एडिशनल मिलेगा। तो लोग सोचेंगे यार हम तो वैसे ही गरीब हैं, ठीक है? अब इनको अगर हमें स्कूल भेजेंगे तो एक तो एजुकेशन अच्छी मिलेगी, ये आगे पढ़ लिख के बहुत अच्छा करेंगे, ऊपर से इनको खाना भी मिल रहा है, तो हमारा लोड भी कम हो रहा है। तो मिड डे मील स्कीम आपकी लाई गई, जिसको अब हम बोलते हैं पीएम पोषण अभियान, और सितंबर वाले मंथ को पोषण माह भी बोलते हैं। 2021 में ये मिड डे मील जो स्कीम थी पुरानी, 2021 में इसको रीनेम कर दिया गया पोषण अभियान करके। स्कूल का न्यूट्रिशन सही करना। अब जो बच्चों को खाना मिलता है ना, वो कैटेगरी वाइज़ होता है कि प्राइमरी अगर एजुकेशन में बच्चा है तो उसको एक सर्टेन मतलब न्यूट्रिएंट्स, मिनरल, ऑयल, प्रोटीन, पल्सेस इस तरीके से मिलेगा। अगर सेकेंडरी है तो उसकी डिमांड थोड़ी हाई है, इस तरीके से है। कि प्री प्राइमरी चिल्ड्रन को भी कवर कर लेते हैं, जैसे कि वो नहीं होते प्ले स्कूल, यूकेजी, एलकेजी काइंड ऑफ, उनको भी। गरम पका-पकाया खाना मिलेगा, तो जो पहले आपको राशन मिल रहा था एनएफएसए में वो कच्चा का मिल रहा था, उसे पकाने के लिए भी गैस-वैस लगती है तो खर्चे होते हैं। तो यहाँ पे क्या है पका-पकाया खाना मिलेगा और मिल्क भी मिलता है, कई स्टेट वाले मिल्क भी देते हैं, कई स्टेट वाले अंडे भी देते हैं सो दैट उनका न्यूट्रिशन बने, ठीक है ना? इस तरीके से। नेक्स्ट है अन्नपूर्णा स्कीम है, ये सीनियर सिटीज़न के लिए। अब देखो पहले लोगों को कवर कर लिया, बच्चों को कवर कर लिया, अब कुछ लोग जो बूढ़े हो जाते हैं उनका ध्यान-व्यान रखने के लिए होते नहीं है लोग। ठीक है, सीनियर सिटीज़न उनका क्या? सो ये इनको भी एनएफएसए के अंदर कवर कर रखा है, ठीक है? उसको मतलब प्रोवाइड करते हैं फ्री फूड, और इसमें वो वाले लोग हैं जो पेंशन के अंदर कवर नहीं है। जिनको पेंशन मिल रही है वो तो अपना गुज़ारा कर सकते हैं, जो पेंशन जिनको नहीं मिल रही, उनको क्या है 10 केजी ग्राम मतलब ग्रेन्स मिलेंगे, यानी कि 10 किलो। वैसे एनएफएसए में 5 किलो मिल रहा था, लेकिन क्यों? क्योंकि वो मेहनत कर सकते थे कि थोड़ी बहुत हेल्प गवर्नमेंट कर रही है, बाकी तुम मेहनत करके कमा के खाओ। इनको हमें पता है कि ओल्ड है, पेंशन के अंदर कवर नहीं है, तो 10 किलोग्राम राशन पर मंथ मिलेगा एलिजिबल इंडिविजुअल्स को, जो कि 65 से अबव है, ठीक है? पीडीएस एमआईएस के अंदर आता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो मैं एजुकेशन से रिलेटेड स्कीम्स कवर करना चाहूँगी, व्हिच इज़ जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट कर लेते हैं, फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी देख लेते हैं। सो इसका पूरा नाम है राइट ऑफ चिल्ड्रन
टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बेसिकली एक फंडामेंटल राइट है। आपको पता है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ईयर 2002 कि अब आपके 21 ए के अंदर हमें इनको क्या मिल रखा है कि हाँ भाई, अगर आपको एजुकेशन नहीं मिली, कंपल्सरी सबको नहीं मिली और फ्री में नहीं मिली, तो आप जाके स्टेट के पास केस कर सकते हो कि भाई ये हमें जो हमारा फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है, ब्रीच हो रहा है। ये सबसे पहले कब आया था इफेक्ट में? 1 अप्रैल 2010। ठीक है, इसका ईयर और नहीं, इसका डेट एग्जैक्टली पूछी जाती है। कौन-कौन से बच्चे कवर है? 6 से 14 साल के सारे बच्चे कवर है, ठीक है? फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देनी है इस एरिया में और उनके नेबरहुड में, राइट? नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो कोई भी फीस नहीं चार्ज होगा, उनको टेक्स्ट बुक भी फ्री में मिलेगी, उनको यूनिफॉर्म भी फ्री में मिलेगी, मिड डे मील प्रोवाइड किया जाएगा। कंपल्सरी एजुकेशन है कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोकल अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एडमिशन कराए, अटेंडेंस भी इंश्योर करे और कंप्लीट करे। अच्छा, एक और पॉलिसी है जो अब रिसेंटली आई है, दैट इज़ नो डिटेंशन पॉलिसी। अब क्या है, बच्चा अगर फेल हो जाता है तो फिर घर वाले बोलते हैं ताने मार-मार के, भाई तू तो फेल हो रहा है, तू क्या करेगा? चलो रेडी लगा लो, चलो काम कर लो। इससे क्या होता है, इससे अब उनकी एजुकेशन दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए नो डिटेंशन पॉलिसी कर दी कि कोई भी स्टूडेंट को 8th क्लास तक आप डिटेन नहीं कर सकते। लेकिन ये बाद में अमेंड हुई है। क्या अमेंडमेंट हुआ है, अभी हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी में देखेंगे। 25% रिजर्वेशन कर दी कि देखो, आपको पता है ये तो हमने जब हमने आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 16 15 पढ़ा था स्पेसिफिकली, ठीक है, जो कि राइट टू इक्वालिटी के अंदर की कैटेगरी के अंदर आता है कि जो लोग हैं वीकर सेक्शन या डिसएडवांटेज सेक्शन से आते हैं, जैसे कि सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस पोजीशंस, ठीक है ना, सोशली और एजुकेशनली इकोनॉमिकली, तो उनको रिजर्वेशन मिलेगा। तो पहले क्या होता था, पहले आपका सिर्फ और सिर्फ पब्लिक स्कूल्स में मिलता था, लेकिन अब प्राइवेट स्कूल्स में भी है, 25% रिजर्वेशन है, चाहे प्राइवेट स्कूल क्यों ना हो। नेक्स्ट है कि हर एक स्कूल को मिनिमल नॉर्म्स पूरे करने होते थे कि टीचर स्टूडेंट रेशियो होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ये होना चाहिए और जो टीचर की क्वालिफिकेशन है वो एनसीटी के थ्रू पास होनी चाहिए, टीईटी होता है ना, ठीक है? ये सारी चीज़ें और इस तरीके से कि चाइल्ड सेंटर और स्ट्रेस फ्री एजुकेशन मिले। अब इसमें चीज़ें क्या हैं? अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो अमेंड कर दी है, जो चेंज हो गई हैं 2019 के बाद। इस चीज़ पे फोकस करना, क्योंकि ये चीज़ें आपके एग्ज़ाम में ये वाली चीज़ें ज़्यादा आएँगी, ठीक है? तो चलिए, सबसे पहले तो जो नो डिटेंशन पॉलिसी थी कि 8वीं मतलब क्लास तक आप क्या कर सकते हो, आप फेल नहीं होगे, उसे हटा दिया और बोला कि यार ठीक है, सिर्फ 5th क्लास तक रखो ना ये चीज़ें, 8th, 6th, 7th, 8th वाले बच्चे छोटे थोड़ी ना हैं, पढ़ सकते हैं खुद ही। फिर देन आपका एनईपी 2020 के अंदर बोल दिया गया कि आरटी के ना एज ग्रुप्स हम करते हैं, ठीक है? नॉट येट लेजिस्लेटेड, अभी नहीं है, तो 3 से 18 अलग-अलग एज ग्रुप है, मैं भी कराऊँगी आपको एनईपी में। देन इसको पीएम पोषण के अंदर डाल दिया। पहले मिड डे मील था, अब पोषण अभियान है जिसमें न्यूट्रिशन, जिसमें सिर्फ ये नहीं है कि खाना देंगे, ये है कि न्यूट्रिशनल खाना देंगे कि मिनरल, पोटेशियम, मिनरल्स आपके, विटामिन्स आपके, प्रोटीन, ठीक है, ये सारे फैट, ये सारी डिमांड्स आपकी पूरी हो। एक अच्छा तंदुरुस्त बच्चा पैदा मतलब निकले हमारा एजुकेशन सिस्टम में, ठीक है? क्योंकि अगर आप हेल्थ वाइज़ अच्छे रहोगे तो आपका ब्रेन का डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होगा। देन फाउंडेशनल लिटरेसी प्रोग्राम, जैसे कि निपुण भारत प्रोग्राम, निपुण की ना फुल फॉर्म पूछ ली गई थी एग्जाम में, तो मुझे फटाफट से निपुण की फुल फॉर्म बताओ कि किस लिए लिटरेसी और न्यूमरेसी, कि आपको एक बेसिक चीजें रीड करना, पढ़ना, समझना, मैथमेटिक्स बेसिक, बेसिक साइंस आनी चाहिए और ये टारगेट कर रहे हैं लोगों को क्लास 3rd से ही कि भाई हाँ भाई, अब इन सब चीजों का जमाना है, अब एआई का जमाना है, एआई कैसे करेंगे, कैसे प्रॉम्प्ट लिखेंगे जब तक इंग्लिश अच्छे नहीं आती होगी, जब तक आपको मैथमेटिक्स नहीं आती होगी, जब तक आपको साइंटिफिकली लिखना नहीं आता होगा। तो निपुण भारत मिशन जो कि 2021 में आया था, राइट? नेक्स्ट है कि यूडीआईएससी प्लस, यानी कि यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। इसमें कि हर एक स्कूल लेवल का डेटा कलेक्ट करते हैं कि कौन किस लेवल पे है, इसका भी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। और क्या क्या इनिशिएटिव है इसके अंदर, डिजिटल और मॉनिटरिंग, ये जो इसके इनिशिएटिव है इसमें तो है शाला सिद्धि फ्रेमवर्क, कि भाई सेल्फ इवैल्यूएशन की शाला सिद्धि, यानी कि क्या है, शाला, शाला मतलब जैसे पाठशाला होता है ना, कि हर एक स्कूल आरटी नॉर्म्स के बेसिस में अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करेगा और आपको बताएगा। देन प्रबंध पोर्टल है एक, ठीक है, प्रबंध पोर्टल ये मॉनिटर करेगा कि जो 25% रिजर्वेशन है जो कि आरटी के सेक्शन 12 एक ठीक है, आर्टिकल सेक्शन नंबर 12 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, इस तरीके से इसे रीड किया जाता है। तो इसके अंदर जो हमने 25% रिजर्वेशन दे रखा है इवन प्राइवेट स्कूल को, तो क्या वो आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो कि नहीं? देन डिजिटल क्लासरूम और दीक्षा, डिजिटल दीक्षा का फुल फॉर्म है
डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ठीक है ना? कि नॉलेज शेयरिंग के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब आजकल फ़ोन, आपका टैबलेट्स, आपका एआई, आपका मशीन लर्निंग, आपका कंप्यूटर्स, ठीक है? ये मैकबुक, इन सब का ज़माना है, तो बच्चों को बचपन से सिखाना पड़ेगा कंप्यूटर, ऐसे नहीं हो सकता। तो क्या ये चीज़ें हैं? क्या ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि बच्चों को वहाँ पे कंप्यूटर है कि उनको सिखाया जा सके? देन समग्र शिक्षा अभियान, इसमें क्या है कि आरटी में ना समग्र शिक्षा अभियान या समग्र शिक्षा इंटीग्रेशन बोलते हैं। इनमें बोला कि यार हम क्या करते थे ना कि बच्चों की एजुकेशन अलग, फिर मीडियम लेवल की अलग और टीचर एजुकेशन अलग, ये अलग-अलग देखते थे। अब इन सबको जोड़ दो कि भाई हमारे एक ऐसी एजुकेशन, एक सर्टेन एजुकेशन हमारा एम है, तो उसके ये अलग-अलग कंपोनेंट है। अब इन सबको सेम गोल्स के लिए काम करना है। जैसे इसमें इसमें आ गया सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन, ये 3 को मिला के समग्र शिक्षा अभियान बनता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इस स्कीम के की टारगेट्स यानी कि गोल क्या हैं, जो अभी ये जो अमेंडमेंट हुआ है कि स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर बनाए, एनरोलमेंट लोगों का बढ़ाए, वॉश फैसिलिटी इम्प्रूव करे, ठीक है? जैसे कि सेपरेट टॉयलेट, सेपरेट सैनिटेशन अच्छा हो, इलेक्ट्रिसिटी अच्छा हो, डिजिटल एक्सेस हो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्पेशली रूरल स्कूल्स में। अच्छा, टीचर शॉर्टेज है, जैसे कि कभी-कभार होता है ना कि टीचर्स का गैप हो जाता है, आप भी होते हो कि जैसे आपने टीईटी निकाल रखा है बट आपने कहीं अप्लाई नहीं किया ये सब, तो उन रिमोट एरियाज़ में स्पेशली, तो उनका गैप है, तो उनको स्किल कराओ, उनको वापस एनरोल कराओ कि हाँ ठीक है आप एम्प्लॉय करो। देन लर्निंग आउटकम पे बेस्ड है कि देखो हमें एक्सेस बेस्ड इंडिकेटर नहीं देखने कि यार क्या इधर एजुकेशन मिल रही है, क्या यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या यहाँ पे टीचर हैं, क्या यहाँ पे बच्चे हैं, नहीं। हमें देखना है कि क्या ये बच्चे, ये सब टीचर, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो लर्निंग आउटकम्स दे पाना था, इसको कॉम्पिटेंसी स्किल डेवलप करने थे, वो दे पा रहा है कि नहीं। यानी कि एक्सेस बेस्ड से अब चेंज हो गया है आउटकम बेस्ड पे। अब हम बात कर लेते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, एंड आई एम सो टायर्ड। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक तो कर दो और बताओ आपको सही लग रहा है कि नहीं, क्योंकि मेरा एम ये है कि मैं वो पॉलिसी और स्कीम्स कवर करूँ जो एग्जाम में आती है, ठीक है? फालतू की करोड़ों स्कीम है, तो आप इतना याद थोड़ी ना कर पाओगे। जो इम्पोर्टेंट है वो करते हैं, ठीक है? तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, पक्का क्वेश्चन आता है एक। पहला बात करूँ तो पॉलिसी कब अनाउंस हुई? तो जुलाई 29, 2020, एग्ज़ैक्ट डेट आपसे अभी तक पूछी नहीं है, तो पूछ सकते हैं। क्या इससे पहले की कोई पॉलिसी थी? एग्ज़ैक्टली थी, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, मॉडिफाई भी किया गया था इसको 1992 में। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से आपको है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, वो किस कमिटी की रिकमेंडेशन पे आई है? विज़न क्या है? एक इंक्लूसिव एजुकेशन बनाओ, किस चीज़ में सब लोग इंक्लूड हो। होलिस्टिक हो, सब कुछ कवर करे, फ्लेक्सिबल एजुकेशन सिस्टम हो, बोरिंग नहीं कि भाई हाँ, पढ़ा दिया, रटा करा, खत्म, नहीं। इक्विटी, इक्वालिटी, मतलब सबको एकदम एक समानता वाला चीज़ हो, ठीक है? एक्सीलेंस बढ़ाए। इसमें था कि 2020 से 30 तक हम अलग-अलग चीज़ें, अलग-अलग टारगेट्स फेज़्ड मैनर में इम्प्लीमेंट करते रहेंगे कि अगर एक लेवल का हो गया, फिर दूसरे लेवल का, तीसरे लेवल का। स्पेसिफिक इन्होंने कर रखे कि मोस्टली इनके टारगेट्स देखोगे तो 2025 और 2030 तक हैं। अब मैं दिखाती हूँ कि क्या टारगेट्स हैं और इस स्कीम का तो स्क्रीनशॉट ले लो। पहला है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, कि हायर एजुकेशन में लोग क्या करते हैं, लोअर मतलब प्राइमरी एजुकेशन पढ़ते हैं, ऊपर की क्लास तक जाते ही नहीं, ये क्या बात है? ठीक है, तो आपके क्या होना चाहिए, 2035 तक ना जितने भी टोटल बच्चे हैं इंडिया में, 50% लोग हायर एजुकेशन में अपना दाखिला, एनरोलमेंट क्या होता है, दाखिला एटलीस्ट कराएं, उधर जाएं एजुकेशन लेने। 2035 तक का हमारा ये पहला टारगेट है। ठीक है, दूसरा क्या है, 100% यूथ एंड अडल्ट लिटरेसी। जब हम लिटरेसी की बात करते हैं तो लिटरेसी का मतलब क्या होता है, अपना नाम लिखना, पढ़ना, साइन करना आना चाहिए, थोड़े बहुत बेसिक पढ़ना आना चाहिए, जो कि प्राइमरी लेवल पे कवर हो जाता है। तो 100% हर एक यूथ को आए, ये हमने टारगेट किया कि 2030 तक कोई भी बच्चा इलिटरेट ना रहे। देन यूनिवर्सल फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी, कि भाई 2026-27 तक ऐसा हो कि एक फाउंडेशनल होता है ना कि एबीसीडी क ख ग घ 1 2 3 4, ठीक है, इस तरीके से, और सिंपल मैथ्स थोड़ा बहुत, इतना हर किसी को आ जाए। ठीक है, देन वोकेशनल एजुकेशन भी डाल दिया कि देखो सिर्फ पढ़ना नहीं होता, पढ़ने के साथ साथ काम करना भी सीखना होता है। यूएस में देखा है ना, जैसे आप टीनेजर होते हो तो आप थोड़ा थोड़ा पार्ट टाइम जॉब करना शुरू करते हो, सो दैट आपको एक्सपीरियंस हो। तो 50% जो स्टूडेंट्स हैं एटलीस्ट वो वोकेशनल किसी ना किसी स्किल को, हुनर को सीखे 2025 तक, इस साल तक का हमारा टारगेट है। देन एजुकेशनल स्पेंडिंग, हमको पता है जीडीपी का एक बहुत ही कम परसेंटेज एजुकेशन में खर्च होता है, तो रिजल्ट भी देखो, जिस चीज में आप खर्चा अच्छा करोगे उधर रिजल्ट भी अच्छे आएंगे, राइट?
तो इसलिए ये है कि 6% हमारा है कि टारगेट है, सेम हमारा हेल्थ में हमारा टारगेट है कि यार 2.5 से 5% तो 2.5 होता है यार, 2.5 भी नहीं हो पाता, 5% तक हमारा हो। सेम एजुकेशन में कि यार 6% तक तो खर्चा हो ताकि अच्छे रिजल्ट आए। बच्चे एक बार पढ़ लिख जाएँगे तो काम तो खुद ही ढूँढ लेंगे, कमा लेंगे, ये वाला सीन है। अब इसमें क्या-क्या चेंजेस है? तो पहले मैं स्कूल लेवल के चेंजेस बता देती हूँ आपको। तो स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म में क्या है, फाउंडेशनल से सेकेंडरी तक कि न्यू स्ट्रक्चर कर दिया गया है, 5+3+3+4, ठीक है? पहले क्या होता था, 10th कर ली, फिर 12th कर ली, ठीक है? इस तरीके से सिस्टम होता था। अब इसमें क्या है, 5 साल यानी कि ईयर, जब बच्चा 3 साल का है, 3 साल से लेकर 8 साल तक उसका फाउंडेशनल टीचिंग टीचिंग है कि यार वो क्या करेगा, फाउंडेशन एक्चुअली लर्निंग है कि एबीसीडी या फाउंडेशन जो वर्ड्स वगैरह होता है, बेसिक फाउंडेशन उसको सीख लेना है 8 साल की उम्र तक। दूसरा है कि प्रिपरेटरी, अब उसको प्रिपेयर कर रहे हैं 5+3 वाला, 8 से 11 साल तक हम प्रिपेयर कर रहे हैं कि यार ठीक है, थोड़ा अच्छे-अच्छे सेंटेंस या ग्रामर वगैरह ये सब सीख लो, साइंस सीख लो थोड़ा, ठीक है? मैथ्स में और हाई लेवल का न्यूमेरेसी देख सीख लो। फिर 11 से 14 साल का बच्चा वो मिड लेवल पे है, जहाँ पे मिड लेवल क्या है, 10th बोर्ड वगैरह वाला सीन हो गया। देन आपका ठीक है, मतलब बोर्ड वगैरह से पहले का, मतलब क्योंकि हमारे उसमें 8th में भी बोर्ड होते थे ना, अब मैं क्या बोलूँ। ठीक है, तो मतलब बोर्ड तक 8 तक की पढ़ाई इसकी मिडल लेवल पे कवर हो गई। देन सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि 9, 10th, 11, 12th वाला सीन, 14 साल से 18 साल का बच्चा, कि जब उसको चूज़ करना पड़े कि अच्छा आपको कौन-सी स्ट्रीम पकड़नी है, साइंस, कॉमर्स, ये अब तो बहुत सारी और स्कीम हो गई। देन बच्चों की जो एजुकेशन है वो तो यार स्कूल से पहले ही शुरू हो जाती है, तो यूनिवर्सल अर्ली चाइल्डहुड केयर, जो बच्चा अगर छोटा है तो उसकी केयर, उसके हेल्थ वगैरह और उसकी एजुकेशन में स्टार्टिंग से ही हमें फोकस करना है। तो ये हमने कर दी अंडर एनसीईआरटी फ्रेमवर्क, एज 3 से हमने बोल दिया कि हाँ यार बच्चे इधर से ही शुरू हो जाएंगे। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या कर दिया, पहले क्या होता था, लोग सफर करते थे, क्यों नहीं जाते थे, इंग्लिश समझ में नहीं आ रही। अरे नहीं आ रही ना, लैंग्वेज से क्या फ़र्क पड़ता है, आपको तो चीज़ें सीखनी है ना, तो चीज़ें तो आप मदर टंग में भी सीख सकते हो, लोकल लैंग्वेज में भी सीख सकते हो, लेकिन क्या है, लेकिन ग्रेड 5 तक। उसके बाद आपका ऑप्शनल कर दिया ग्रेड 8 और उसके आगे आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद आपको एक चॉइस देंगे कि भाई बताओ 6 से इसमें ही कंटिन्यू करना है या फिर आपको मतलब आगे दूसरा लैंग्वेज चूज़ करना है। अब इसमें और क्या चेंज किया कि कॉम्पिटेंसी आउटपुट बेस्ड पे कर दिया, बोर्ड एग्ज़ाम को बोल दिया कि ओनली जिधर-जिधर इम्पोर्टेंट है बस उसमें लो, और ना साल में 2 बार ले लो भाई, एक-एक बार फिर बच्चों का साल खराब हो जाता है, ठीक है? वोकेशनल कोर्सेज़ लेके आ गए 6th क्लास से ऑनवर्ड्स कि हाँ ठीक है, इंटर्नशिप अपॉर्च्युनिटी हो, जैसे बच्चों को ट्रेन करो और साथ ही साथ गवर्नमेंट का इंटर्नशिप पोर्टल भी है, वहाँ पे ही आप क्या करो, इंटर्नशिप करो, सो दैट एक एक्सपीरियंस भी हो जाए, आपको पता चल जाए रियल लाइफ में भाई कैसे पापड़ बेलने पड़ते हैं। नेक्स्ट है कि बैगलेस डेज़ थी। अब पहले क्या होता था, बहुत भर-भर के किताबें ले आती थी जिससे लोगों में स्टंटिंग बढ़ रही थी। स्टंटिंग का मतलब होता है कि गिट्ठा रह जाना, और अब एक वेस्टिंग भी बढ़ रही थी। वेस्टिंग का मतलब होता है कि बहुत पतले रह जाना। तो वेस्टिंग के लिए मिड डे मील और स्टंटिंग के लिए कि भाई बैग कम करो, सामान कम करो, ठीक है? बैगलेस डे फॉर कि चलो ठीक है, आज हम स्कूल का अपना पढ़ाई का नहीं करेंगे, आज हम क्या करेंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग करेंगे, एक्सपेरिएंशियल लर्निंग करेंगे, एक्टिविटी बेस्ड करेंगे, ठीक है? इंक्वायरी ड्रिवन हम लर्निंग करेंगे। देन अब मैं बात करती हूँ हायर लेवल पे क्या रिफॉर्म हुआ है। इसमें बोल दिया कि ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है ना, वो मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन बनेंगे, कि जैसे कोई एक स्कूल कॉलेज होता है सिर्फ आपका इंजीनियरिंग की क्या बात है। मतलब साइंस साइंस क्यों, और भी चीजें कवर कराओ, मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन बनो। फिर देन अंडर ग्रेजुएट डिग्री भी कर दी कि ठीक है, आपकी 4 ईयर की यूजी की प्रोग्राम है और उसमें आप मल्टीपल टाइम पे एग्जिट ले सकते हो। 1 साल के लिए तो सर्टिफ़िकेट मिलेगा, 2 साल करा तो डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल और 4 में आपको डिग्री मिलेगी। तो ऐसा है कि आपने आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है, जहाँ पे आपके क्रेडिट आपके ऑनलाइन स्टोर हो जाते हैं। 1 साल किया, सर्टिफ़िकेट लिया, फिर आपने थोड़ा बहुत इंटर्नशिप कर ली, फिर आप वापस रिज़्यूम कर सकते हो। 1 और साल पूरा किया, अब आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, फिर थोड़ी ट्रेनिंग कर ली। ऐसे-ऐसे करके मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्ज़िट ऑप्शंस दोनों हैं। नेक्स्ट आपका मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन है कि आप ना एक कॉम्बिनेशन, पहले ऐसा होता था कि अगर मैं हूँ, ठीक है, मुझे अगर वीडियो मेकिंग या फिर मुझे ये पब्लिक स्पीकिंग का शौक है, या फिर मुझे अगर पर्टिकुलरली मुझे स्विमिंग अच्छी लगती है, मुझे जिमिंग अच्छी लगती है, मुझे डांस अच्छा लगता है, मुझे कोई भी एक्टिविटी अगर अच्छी लगती है, और साथ ही साथ मैं क्या हूँ, मैं पीएचडी कर रही हूँ, तो मेरा मतलब एक तरीके से मैं साइंस साइड से भी हूँ, मैं कॉमर्स मतलब मैं ये सोशल साइंस से भी हूँ। पहले क्या होता था, ये मेरे को ना एकदम ना बिल्कुल ऐसे बोल देते हैं, या तो आर या तो पार, या तो साइंस लो या तो सोशल साइंस लो। लेकिन अब कैसा है,
तुम फिज़िक्स ले सकते हो, फिज़िक्स के साथ-साथ तुम म्यूज़िक भी सीख रहे हो और फिज़िक्स और म्यूज़िक के साथ-साथ तुम क्या कर रहे हो, तुम पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ रहे हो। एक कॉम्बिनेशन ऑफ मेजर एंड माइनर आपके सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा सही है, यही ट्रू एसेंस होता है लिबरल जो होते हैं ना क्या बोलते हैं लिबरल आर्ट्स का, ठीक है? एंड उसके साथ-साथ रिसर्च फोकस हमने कर दिया, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, सो दैट हाई क्वालिटी की रिसर्च हो। ऑटोनॉमी ऑफ कॉलेजेस कर दिया कि ठीक है बाय 2025 और कॉलेज ऑटोनॉमस हो, अपने हिसाब से काम करे बट एक फॉर्मेट फॉलो करे। फिर गवर्नेंस, रेगुलेशन और फाइनेंसिंग में क्या है, हायर एजुकेशन कमिटीज़ हमने बना दी, जैसे कि यूजीसी, एआईसीटी, एनसीटी, इन सब के अंदर-अंदर हमने अलग-अलग कमिटीज़ बना दी कि हर एक अगर यूजीसी है, तो ये कॉलेज एजुकेशन वगैरह को देख रहा है, एआईसीटी है, तो टेक्निकल एजुकेशन को देख रहा है, नेशनल आपकी ये जो एनसीटी है, वो टीचर एजुकेशन को देख रहा है, इस तरीके से सीबीएसई आपका स्कूल एजुकेशन को देख रखा है, स्कूल लेवल बॉडी बना दी है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बना रखा है और लर्निंग आउटकम्स इसमें आ रहे हैं। देन अगर मैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम है आपके पास, दीक्षा प्लेटफ़ॉर्म है, स्वयं का एक्सपेंशन कर रखा है और उसको स्वयं को स्कूल एजुकेशन के साथ इंटीग्रेट किया हुआ है। जेंडर इंक्लूसिव फंड है कि जेंडर बेस्ड एजुकेशन प्रॉपर हो, स्पेशल एजुकेशन ज़ोन है, स्कॉलरशिप आपका जो डिसएडवांटेज ग्रुप है, उनको ज़्यादा अच्छे से मिल पाएँ। पब्लिक एजुकेशन स्पेंडिंग को 6% रेज़ करने का टारगेट है हमारा। डिजिटल और क्या हमारे पास है? हमारे पास पीएम ई-विद्या है, स्वयं मैंने आपको बता दिया। ई-पाठशाला है जहाँ पे आपको नोट्स मिल जाते हैं। आपको ऑगमेंटेड रियलिटी या फिर वर्चुअल रियलिटी के थ्रू आपको एक्सपीरियंशियल लर्निंग के रिलेटेड चीज़ें बना रखी है। एआई ड्रिवन अडैप्टिव लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं आपके लिए, लैब्स अच्छी-सी बना दी, ठीक है? ताकि आप इन सबको एक्सपीरियंस कर सको, चीज़ें देख सको। देन कंटीन्यूअसली प्रोफेशनल डेवलपमेंट आपको कर दिया कि ऑनलाइन बेस्ड आप जैसे स्वयं में आप पेपर लो, सर्टिफिकेशन लो, ब्लेंडेड मोड्स कर दिया, ऑनलाइन एजुकेशन काफ़ी सही कर दी। एडटेक पॉलिसी फ्रेमवर्क है कि नेशनल एडटेक पॉलिसी है थ्रू एनईएटीएफ, ठीक है? कि अगर हम भी ऑनलाइन एजुकेशन है तो हम पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं टीचर एजुकेशन और ट्रेनिंग में क्या चेंजेस किए हैं वो बताऊँ तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड कर दिया ताकि आपको मिनिमम डिग्री मिल जाए टीचिंग की बाय 2030 ये इसको आ जाएगा। देन टीईटी जो है ना रीडिज़ाइन कर दिया इसको कि टीचिंग एप्टीट्यूड नॉट जस्ट सब्जेक्ट कि सिर्फ आप अपने सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं बल्कि एक एप्टीट्यूड वाला भी इसमें इंक्लूड होगा। कंटीन्यूअस ट्रेनिंग उनको मिलती है, नेशनल मिशन है मेंटरिंग के लिए ऑनलाइन ये सारे जो उनकी ट्रेनिंग वर्कशॉप्स वगैरह होती है। इनफैक्ट हमारी भी हुई थी उसकी यूजी ये एनईपी सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम की हुई थी यूजीसी के साइड से, तो हमने 10 दिन की वो प्रॉपर ट्रेनिंग ली है, फिर उसका एग्ज़ामिनेशन किया है, फिर हमारे को सर्टिफिकेशन मिला है कि नाउ वी आर एलिजिबल फॉर दिस एनईपी वाला सारा हमें पता है। देन रिक्रूटमेंट रिफॉर्म्स कर दिए कि भई ट्रांसपेरेंट हो, मेरिट बेस्ड हो, ऐसा नहीं कि जान-पहचान के बेसिस में आप कर लो। सो दैट वाज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि ये स्कीम्स, पॉलिसी, कंपाइलेशन और ये जो मैंने नए-नए जो टीचिंग ये जो टॉपिक्स टच अपॉन किए हैं, ये आपको हेल्प करेंगे इस एग्ज़ामिनेशन में और आगे फ्यूचर एग्ज़ामिनेशन में भी। बट आपको क्या करना है, आपको अगर मैं बताऊँ अगर आपका एग्ज़ाम आने वाला है, तो फटाफट से अगर आपको नहीं पता है, तो मेरा एक क्रैश कोर्स ये चल रहा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ये वाला वीडियो भी क्रैश कोर्स का पार्ट है। तो उसे सब पूरा अच्छे से देख लो और हमारे जो 2000 से भी ज़्यादा हमने एमसीक्यूज़ करा रखे हैं, वो वाली सीरीज़ देख लो, वन लाइनर वाली सीरीज़ देख लो, ये सब देख लो और डेली अगर देखो कल वाली वीडियो में मुझे बहुत प्यार मिला था, इसलिए मैंने आज वाली वीडियो और जोश और जुनून से बनाई है। तो अगर इसमें और अच्छा प्यार मिलेगा, तो कल मैं और अच्छे करंट अफेयर्स लेके आऊँगी। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट।